हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में यूशन जियांग को बता रही होती है कि तुम्हारे डैड को गाओई के डैड के गबन के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी फैक्ट्री ने तुम्हारे डैड को फायर कर दिया क्योंकि उनके गाओई के डैड के साथ कनेक्शंस थे। तुम्हारे डैड ने कोई भी कंप्लेन नहीं की और उनके पास जो कुछ था वो बेच दिया ताकि वो गाओई के डैड की मदद कर सके और उनकी सजा कम हो सके। दूसरी तरफ गाओई के डैड इसको कह रहे होते हैं कि आखिर जियांग चशन, तुमने मुझे सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए क्यों कहा। गाओई अपने डैड से कहता है कि डैड ये सब माजी की बात हो गई है और जियांग चशन को अपने किए की सजा भी मिल गई है। जियांग यूशन का शुक्रिया अदा करती है इसके डैड की बातें बताने के लिए, तो यूशन कहती है कि तुम मेरा कितना शुक्रिया अदा करोगी। जियांग कहती है कि मैं वाकई में तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी परवाह नहीं करते और अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे डैड तुम पर इतना ट्रस्ट क्यों करते थे। जियांग कहने लगती है कि मेरे डैड ने कहा था कि अगर कुछ भी हो जाए मैं आपसे मदद मांग सकती हूँ और आपसे मदद मांगना ऐसा ही होगा जैसे मैं अपनी फैमिली से मदद मांग रही हूँ। यूशन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है कि वाकई में इसके डैड ने ये बात कही है और ये जियांग से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आज जियांग यंगजियान के पास लंच करने के लिए गई होती है और यहाँ पर जायोंग की ड्राइंग देखती है, जिसको देखकर ये पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि यंगजियान की जायोंग से पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये अपनी मॉम के साथ इनके घर पर रहने के लिए आ गई थी। जियांग कहती है कि तुम्हें शुरू से पता था कि मेरे और जायोंग के दरमियान मसला है, तो यंगजियान कहता है कि हाँ। और अब हमें जियांग के पास का सीन दिखाया जाता है। जायोंग इससे पूछती है कि तुम आखिर नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर गिव अप क्यों कर रही हो, तो जियांग कहने लगती है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहती हूँ। जायोंग कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर एडमिशन ही नहीं लेना तो तुमने दूसरों का चांस जाया क्यों किया। जियांग कहती है कि सबको ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इसीलिए कोई भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता और मुझे वहाँ पर एडमिशन अपनी काबिलियत की बिना पर मिला है। जायोंग कहती है कि सब जानते हैं कि तुम्हारे डैड नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एक बहुत अहम स्पॉन्सर हैं। यंगजियान कहने लगता है कि इस लड़ाई की वजह से जायोंग हर्ट हुई थी और वो अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण उसने जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की वो इसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी। यंगजियान इसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपने एडमिशन पर गिव अप क्यों किया। ऐसा करके उसे ये लगा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इसका एंड ये होगा और फिर पास दिखाया जाता है कि जियांग अपने डैड के पास जाकर कहती है कि डैड मैं नैनजिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि सबको यही लगता है कि मुझे आपकी वजह से एडमिशन मिला है। ये जानने के बाद यंगजियान कहता है कि तुमने उसको पूरी बात एक्सप्लेन क्यों नहीं की। जियांग कहती कि मैं और जायोंग इतने क्लोज नहीं थे कि मैं उसको कोई बात समझा पाती। अब जियांग यंगजियान से कहती है कि मैं तुम्हें तेंग्यू के सारे ऑनलाइन बिजनेस दूंगी क्योंकि तेंग्यू को लेकर मेरा गोल ये है कि 100 साल पहले जिस पोजीशन पर तेंग्यू थी फिर से मैं तेंग्यू को उसी जगह पर लेकर आऊं और ये कि हर चाइनीज फैमिली के पास तेंग्यू के शूज के पेड़ जरूर हों। यंगजियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसकी वजह तुम्हारी कंपनी का मकसद नहीं है बल्कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझता हूँ। और इसके साथ जायोंग भी अब माजी को बुलाने के लिए तैयार है और उसे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग को ये सुनकर अच्छा लगता है और ये इससे कहती है कि तुम मेरी तरफ से जायोंग का शुक्रिया अदा कर देना। अब सिर्फ तेंग्यू के लिए डिजाइनर का इंतजाम करना बचा होता है, तो आज जियांग एक डिजाइन कंपनी में आती है, लेकिन इनकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है जो जियांग अफोर्ड नहीं कर सकती होती। ये यहाँ से जाने लगती है तो इसको यहाँ पर वेंशन मिलता है। वेंशन कहता है कि मैं इस कंपनी के साथ बहुत बिजनेस करता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि मुझे याद है कि जब आखिरी दफा तुमने मेरी मदद की थी तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, इसीलिए मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं कर सकती। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। वेंशन इसको जाते हुए कहता है कि तुम फ्री यूनिकॉर्न कभी भी आ सकती हो। अब यूशन जियांग को बताती है कि मैंने जियोन के साथ अकाउंट मैनेज कर लिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि अगर हमने एम्प्लॉयज को पूरी सैलरी नहीं दी तो वो हमारे साथ और देर तक नहीं रह पाएंगे। जियांग यूशन से पूछती है कि पहले तेंग्यू फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप के लिए काम करती थी, इसकी वजह यही है कि तेंग्यू का अब मजीद कोई फ्यूचर नहीं है। यूशन इसको बताते है कि तुम्हारे मॉम डैड फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को इसलिए बढ़ा रहे थे ताकि ये तेंग्यू को फिर से उसी पोजीशन पर ला सके। इसके बाद शू गोंगी से कहता है कि जियांग को मीटिंग के लिए बुलाओ और अब जियांग फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप में आ गई होती है। वेंशन इसको देखते ही कहता है कि आओ मैं तुम्हें फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप दिखाता हूँ, ये अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर वेंशन जियांग को फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप दिखाने लगता है। जब ये इसको अपने ऑफिस में लेकर आता है तो जियांग इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये पहले इसके डैड का ऑफिस हुआ करता था। जियांग वेंशन से कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न के कैनवस शूज तेंग्यू ही बनाया करता था
अगर दोनों साइड्स ही इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने के लिए तैयार होंगी तो हम दोनों को ही फायदा होगा। वेंशन कहता है कि अगर हम दोबारा मिलकर काम करेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तेंग्यू की लेबर कॉस्ट कुछ ज्यादा ही है। जियांग कहती है कि इस प्रोजेक्ट से फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप को 85% प्रॉफिट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि तेंग्यू की प्राइस कुछ ज्यादा है। वेंशन कहता है कि मैं साउथ एशिया में जा सकता हूँ जहाँ पर मुझे इससे भी सस्ती लेबर मिल जाएगी। जियांग कहती है कि ठीक है, फिर मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहकर जियांग चली जाती है। अब यहाँ से निकलते हुए ही जियांग को वोंगली की मीटिंग के लिए कॉल आ जाती है और अब ये बाओशिंग पहुंच जाती है। आज मीटिंग में शू ने तेंग्यू के बिजनेस को चलाने के लिए प्रोफेशनल टीम्स और डिजाइनर्स बुलाए होते हैं जो कि प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद शू जियांग से कहता है कि तुमने आज की मीटिंग से क्या सीखा। जियांग कहती है कि तेंग्यू के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट पर काम करना होगा, यानी कि हमें अपने डिजाइन को बेहतर करना होगा और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करवानी होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो ऐसा कर सकते हैं। शू कहता है कि और क्या सीखा, तो जियांग कहती है कि हर चीज की शुरुआत ही पैसों से होती है, मेरे पास पैसे नहीं है। शू इससे और भी पूछ रहा होता है तो जियांग को गुस्सा आ जाता है और ये कहने लगती है कि क्या तुम थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते हो, तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम मुझे रिप्लेस कर दो। शू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, हमें पहले चलकर खाना खाना चाहिए। जियांग कहती है कि ना ये मुनाफिकों वाला रवैया बंद करो और मैं बस तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम इस साल के एंड तक का इंतजार कर लो। ये कहकर जियांग यहाँ से चली जाती है। अब जियांग यहाँ से जाते हुए वेंशन को कॉल करती है और इसकी बताई हुई प्राइस से भी पर शूज की प्राइस कम कर देती है। तो वेंशन कहता है कि मैं तुम्हें कल ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ। जियांग कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि तुम्हें पेमेंट पहले करनी होगी। वेंशन इसके लिए मान गया होता है कि इतने में शू यहाँ पर आ जाता है जो जियांग की कॉल बंद कर देता है और अब शू जबरदस्ती जियांग को बाहर लेकर आ रहा होता है। ये जियांग को गाड़ी में बिठाता है, लेकिन जियांग गाड़ी से बाहर आ जाती है और यहाँ से चली जाती है। शू उसके पास गाड़ी लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। अब शू इसका इंतजार कर रहा होता तो जियांग गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर जब ये लोग रेस्टोरेंट आ जाते हैं तो जियांग इससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इस मीटिंग के जरिए से मेरे बिजनेस आइडियाज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। शू कहते हैं कि मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाली हो। जियांग कहते हैं कि अगले हफ्ते से तेंग्यू यूनिकॉर्न के लिए काम करेगा। शू कहता है कि अगर तुम तेंग्यू के पुराने बिजनेस को चलाना चाहती हो इसमें कोई मसला तो नहीं है, लेकिन तेंग्यू को उसकी पोजीशन पर वापस लेकर आने के लिए तुम्हें फ्री यूनिकॉर्न के लिए एज अ OEM काम नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं ये बात समझती हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है, मैं बहुत जल्द तेंग्यू के लिए डिजाइनर्स हायर करूंगी। और अब फ्री यूनिकॉर्न का ऑर्डर मिलने के बाद फैक्ट्री में काम शुरू हो गया होता है। अब जियांग ने फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को कैफेटेरिया में बुलाया होता है। जियांग इन सबको बताती है कि अब से हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। सभी वर्कर्स कहने लगते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं। जियांग कहती है कि अभी तेंग्यू सिर्फ फ्री यूनिकॉर्न के लिए काम कर रहा है, लेकिन अब से तेंग्यू खुद अपनी प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब यहाँ पर एक वर्कर कहने लगती है कि तेंग्यू के शूज को नए डिजाइन चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले तेंग्यू में 10 डिजाइनर्स हुआ करते थे और अभी जो हमारे पास डिजाइन है वो बहुत पुराने हो गए हैं। इसकी ये बात सुनते ही जियांग इनको 2 शूज दिखाती है और इनसे पूछती है कि इसका डिजाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो सभी वर्कर्स को काफी पसंद आता है। और जियांग ने तेंग्यू के शूज पर सिर्फ कलरफुल लेसेस को स्टाइल से बांध दिया होता है, जिससे शूज वाकई में खूबसूरत लग रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी वर्कर्स के लिए खाना आ जाता है और जियांग कहने लगती है कि मैंने खाने की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप सबके लिए न्यू शेफ्स हायर किए हैं। ये देखकर तो सारे वर्कर्स बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ाओयिंग भी तेंग्यू के न्यू शूज का आइडिया देख रही होती है। अब योशन जियांग को बताती है कि अभी हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मास्टर ज़ांग कहते हैं कि मार्केट में हर चीज की प्राइस बढ़ रही है, तो क्यों ना हम अपने शू पेयर की भी प्राइस बढ़ा दें। दूसरा वर्कर कहने लगता है कि इस प्राइस पर कोई हमारे शूज नहीं खरीद रहा, अगर प्राइस बढ़ गई तो फिर कौन हमारे शूज खरीदेगा। जियांग कहती है कि हमें इस सिचुएशन में अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करनी होगी। तो ये वर्कर कहने लगता है कि फिर हमें शूज का मटेरियल चेंज कर लेना चाहिए और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।